नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रुपया। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने डिजिटल रुपया के लॉन्च करने की बात की है बजट में। तो क्या है डिजिटल रुपया और कितना अलग है डिजिटल रुपया ऑलरेडी चल रहे यूपीआई से, कितना अलग है क्रिप्टो करेंसी से, और क्या जरूरत है डिजिटल रुपए को लेकर के आने की, और समझेंगे कि क्या इसके बेनिफिट्स होंगे और समझेंगे कि क्या इसके जोखिम हैं अगर डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाता है तो डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी में क्या बेसिक अंतर है उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं या जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हैं ये डिजिटल फॉर्म, इसी पीडीएफ की डिजिटल फॉर्म है। अगर आप इसी को प्रिंट आउट निकाल करके इसकी हार्ड कॉपी रखेंगे अपने पास तो वो होगी इसकी फिजिकल फॉर्म। जबकि चीज एक ही है, उतनी ही नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी, उतनी ही नॉलेज आपको वहां से मिलेगी। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है कि ये डिजिटली रूप में है, ये सॉफ्ट, एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी है, और वो उसकी हार्ड कॉपी है। सेम आप रुपए के साथ देखेंगे, वही नोट जो 100 रुपए का, 500 रुपए का, 200 रुपए का जो नोट आपका फिजिकल फॉर्म में है, आप जो देखते हैं, वही आपको अब डिजिटली मिलेगा। वो एक बेसिक अंतर है, एक डिजिटल करेंसी और एक फिजिकल करेंसी में। तो कोई भी करेंसी अगर केंद्रीय बैंक या सरकार के समर्थन से निकाली जाती है तो हम उसको कहते हैं सीबीडीसी। ये प्री का सवाल हो सकता है कि व्हाट इज सीबीडीसी। तो सीबीडीसी और कुछ नहीं, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या है डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी बेसिकली क्या होगा कि आरबीआई कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से और अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करेगी, एक डिजिटल फॉर्म में एक करेंसी को क्रिएट करेगी। अभी क्या करती है, अभी अगर आरबीआई को 100 रुपए मार्केट में डालने हो तो आरबीआई क्या करती है कि 100 रुपए का नोट प्रिंट करती है, यानी पेपर फॉर्म में उसको प्रिंट करती है। उस प्रिंट में अपनी लागत है, उस प्रिंट के अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पर जब डिजिटली वो उसको जनरेट करेगी, डिजिटली उसको क्रिएट करेगी, तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, ना कि उसको प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे चलेगी, ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी? बेसिकली तो ये होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी में यूज की जाती है। हम आगे समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और वो इससे किस तरीके से अलग होती है। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, ये डिजिटल करेंसी बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य तकनीकों तकनीकों पर काम करेगी। मेन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो डिजिटल करेंसी है इसको सरकार का समर्थन प्राप्त होगा, यानी लीगल टेंडर होगा। जैसे आपकी फिएट करेंसी है उसको लीगल टेंडर मिला हुआ है, वो एक कानूनी निविदा में है, वो एक कानूनी रूप से मान्य है। अगर किसी तरीके से कोई जोखिम आ जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है। तो सरकार का बैकलॉग होना बहुत जरूरी है। जैसे जो हमारी क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइंस है, जो हमारा इथेरियम है, उनको किसी भी पूरे विश्व में किसी भी सरकार का, किसी भी केंद्रीय बैंक का समर्थन प्राप्त नहीं। तो उससे क्या होता है कि अगर आप लोगों ने सुना हो कि एक 22 जनवरी की न्यूज थी, 22 जनवरी में जो बिटकॉइंस है वो बहुत तेजी से डिप कर गया था, बहुत उसकी वैल्यू बहुत घट गई थी। अब जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था उनका पैसा डूबना है तो वो डूबा। पर उसके लिए कोई बैकलॉग नहीं है सरकार का कि सरकार आपको समर्थन देगी अगर आपका पैसा डूब जाता है तो। पर जैसे डिजिटल करेंसी आई है, अगर इसके साथ इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। तो ये होता है डिजिटल रूप में जारी होने वाली मुद्रा का लीगल टेंडर। ठीक। दूसरा, जो आपकी डिजिटल करेंसी आएगी जो कि एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में होगी, यानी डिजिटली फॉर्म में होगी, जिसको कि कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिएट किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा, उसको आप, जो आपकी भौतिक मुद्रा है, फिजिकल करेंसी है, जो आप नोट देखते हैं, उनके साथ आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डिजिटल है तो सब डिजिटल के साथ ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों को सामंजस्य स्थापित करना है।
अभी मार्केट और मुद्रा को यूज करने वाले लोग अभी इतने अवेयर नहीं है, तो अभी इसमें ये ऑप्शन रखा गया है कि आप फिजिकल करेंसी के साथ भी उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में ही। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में दिखाई देगी। जैसे अभी आप अगर फोन पे यूज कर रहे हैं तो उसमें आप बैलेंस चेक करते हैं और उसमें आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में वो आपको फिजिकली सॉरी डिजिटली शो होता है। सेम वो मुद्रा भी आपको डिजिटली आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली आपको शो होगी। ठीक है। डिजिटल करेंसी को उस देश की, जैसे अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी आरबीआई, उसकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें भी उसको शो किया जाएगा, उसमें भी उसको शामिल किया जाएगा डिजिटल करेंसी को। क्या डिजिटल करेंसी के आने पर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ कानूनी रूप से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे? तो हाँ, बेशक बदलाव करने पड़ेंगे। और वो किस किस में बदलाव किया जाएगा, पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। तो क्योंकि जो मौजूदा कानून है वो फिजिकल करेंसी को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, तो जो चेंजेस किए जाएंगे वो चेंजेस किए जाएंगे सिक्का अधिनियम में। जो टॉइंस एक्ट है उसमें चेंजेस किए जाएंगे। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा में चेंजेस किए जाएंगे। दूसरा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंसी है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, उसमें भी इसमें चेंजेस किए जाएंगे। दूसरा, आरबीआई अधिनियम जो 1934 का है उसकी कुछ धाराएं हैं, उनमें भी इसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो ये है कि अगर आपको इसको लीगल एक बैकलॉग प्रोवाइड कराना है तो सरकार को इन अधिनियमों में चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी हमारे पास फिजिकल मुद्रा है तो हमें क्या जरूरत है डिजिटल करेंसी को लाने की। देखिए क्या होता है कि फिजिकल करेंसी भौतिक रूप में होती है, और भौतिक रूप में होने का मतलब है कि उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो जब सरकार, मान लो आरबीआई ने मार्केट में 100 रुपए इन्फ्यूज की, यानी 100 रुपए मार्केट में डाल दिए, उसने प्रिंट किया 100 रुपए के मुद्रा और उसने उसको मार्केट में डाल दिया। अब उस पूरी की पूरी 100 रुपए को ट्रेस करना सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग है, उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। वो कर सकती है 90 to 95 तक, पर जो बचेंगे 5, इनको ट्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि लोग अपने पास रख लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो फिजिकल मुद्रा को बेसिकली ट्रेस नहीं किया जा सकता। उससे क्या होता है, वो जो पैसा बचता है, ये तो हमने छोटा अमाउंट लिया इसलिए 5 रुपए लग रहा है, अगर यही 5,000 5 लाख करोड़ रुपए हो तो ये बड़ा अमाउंट दिखाई देता है। ठीक है। तो ये जो ट्रेस नहीं हुआ है, जो ट्रेस नहीं हुआ है उसका क्या होता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होता है, टेरर फंडिंग, इसी से टैक्स चोरी की जाती है। तो इससे क्या है कि जब आपकी करेंसी डिजिटली फॉर्म में होगी, तो डिजिटली फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है कि सरकार उसको फुली ट्रेस कर पाएगी, सरकार उसके ऊपर अच्छे से निगरानी रख पाएगी। अगर सरकार उस पर अच्छे से निगरानी रख पा रही है तो उसकी ट्रेसिंग पूरी होगी। तो क्या है कि ये सब समस्याएं, इनको बहुत हद तक कम किया जाएगा। टेरर फाइनेंसिंग है, टैक्स चोरी है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्या है, इनसे निजात पाया जाएगा। इसलिए हम फिजिकल करेंसी से डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने 2014 के बाद से इसको हमने अच्छे से देखा है कि सरकार चाह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था हो। इसलिए डिजिटल भारत करके अभियान चलाया गया और बहुत सारे ग्राम पंचायतों को, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए सरकार ने उसको फाइबर से जोड़ने के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था डिजिटल हो सके। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का अगला कदम है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में डिजिटल करेंसी को इंक्लूड करें। तो डिजिटल करेंसी के आने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, कि जो डिजिटल करेंसी है वो फिजिकल करेंसी के मुकाबले क्या है, वो सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि आपको आरबीआई को आरबीआई को बेसिकली क्या करना है, कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से डिजिटल करेंसी को क्रिएट कर देना है, और वो क्या होगी, एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो वो सिस्टम में बनी रहेगी, आपकी मार्केट में बनी रहेगी। और दूसरा, आपके पूरे तरीके से निगरानी में रहेगी। तो पेपर को प्रिंट
अब पेपर आता है, पेपर के बाद इंक है, फिर वो जहाँ पे प्रिंट होता है पेपर, वो प्रिंटिंग मशीन है, फिर उसको कैरी करना, बहुत खर्च आता है उसके पीछे। तो उससे डिजिटल करेंसी क्या है, सस्ती है। दूसरा, कुशल मुद्रा प्रबंधन, यानी उसका अच्छे से जो मनी है उसका मैनेजमेंट सही से हो पाएगा कि कहाँ कितना लेन देन हो रहा है, कहाँ कितना लेन देन नहीं हो रहा है। ठीक है। डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी की अगर हम कंपेयर करें कि क्यों उसकी जगह पे ये लाया जा रहा है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि फिजिकल करेंसी यानी जो नोट है, आप देखते हैं कि सोनम बेवफा है, ये भी तो उसी पे चलता है। तो आपके नोटों पे लिखना, आपके नोटों का फट जाना, आपके नोटों का जल जाना, दीमक का लग जाना, और बहुत सारे इस तरीके के नुकसान हैं। तो इससे क्या होता है, इसका अल्टीमेटली भुगतान कौन करता है, सरकार, आरबीआई। तो वो सारा का सारा खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, आरबीआई को। पर अगर डिजिटल करेंसी है तो ये सब समस्याएं तो नहीं है। तो इसलिए डिजिटल करेंसी को फिजिकल करेंसी की साथ लाया जा रहा है, अभी उसके उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, पर उसके साथ लाया जा रहा है। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं कि आजकल किसी भी, अभी तक किसी भी सरकार का समर्थन जो क्रिप्टो करेंसी है, लाइक बिटकॉइन, इथेरम, इनको प्राप्त नहीं है। फिर भी हम देख रहे हैं कि आजकल इन क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है, इनमें इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है, जबकि इनमें जोखिम भी ज्यादा है। ठीक है, लोगों को लगता है कि बेनिफिट ज्यादा है, इनसे प्रॉफिट ज्यादा होगा, पर इनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। उसके बावजूद, रिस्क होने के बावजूद लोग इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लोगों के जोखिम को कम करने के लिए सरकार उसी तर्ज पे अपनी तरफ से एक डिजिटल करेंसी लेके आई। डिजिटल करेंसी बिल्कुल बिटकॉइंस की तरह है, और क्या है, सरकार का समर्थन प्राप्त है। अगर इन फ्यूचर किसी तरीके का कोई जोखिम होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, सरकार की निगरानी में रहेगी, तो पहले ही जोखिम कम रहेगा। तो इससे क्या है कि उसकी तरफ जो कि जोखिम पूर्ण ज्यादा है, उस बिटकॉइंस की तरफ लोगों का रुझान कम हो, इसलिए हमने क्या किया कि सिमिलर हमने एक डिजिटल करेंसी को लेकर के हम मार्केट में आए। ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिजिटल करेंसी के फायदे क्या हैं, डिजिटल करेंसी के क्या आपको फायदे दिखाई देंगे। पहला, कि जो आपकी कैश पर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। अब आपको जरूरी नहीं है कि कैश ही हो तभी चलेगा, या कैश ही प्रिंट करना है, और वो सब चीजें, तो नकदी पर आपकी निर्भरता कम हो जाएगी। दूसरा, जो आप चेक से ट्रांजेक्शन करते हैं, जो बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं, वो झंझट नहीं रह जाएगा, फटाक से आपका रियल टाइम में ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर फिजिकल करेंसी है और वो गवर्नमेंट बैकलॉग है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई फिजिकल करेंसी है तो उसकी डुप्लीकेट करेंसी भी आती है, नकली करेंसी भी आती है, नकली मुद्रा भी आती है। पर अगर कोई डिजिटल करेंसी है और उसको एक खास तरीके के सॉफ्टवेयर से, एक खास तरीके के बटवाल से उसको सुरक्षित करके सरकार ने लॉन्च किया है, यानी आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो उसकी डुप्लीकेट करेंसी बनने के चांसेस ना के बराबर है। तो नकली करेंसी की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा, जो पेपर प्रिंटिंग में सरकार का, आरबीआई का जो खर्च आता है वो बचेगा, क्योंकि आप इसको तो डिजिटली लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, एक बारी लॉन्च कर देने के बाद, डिजिटल करेंसी को एक बारी लॉन्च कर देने के बाद ये हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो वो जो खर्च मुद्रा के फट जाने से, मुद्रा के खराब हो जाने से, मुद्रा के जल जाने से होता है, वो सब नहीं होगा, उससे आपको निजात मिलेगा, वो बेनिफिट है। दूसरा, काला धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो ट्रांजेक्शन हैं वो डिजिटली हो पाएंगे, और डिजिटली, क्योंकि डिजिटल मुद्रा है तो डिजिटली होंगे, और डिजिटली अगर हो रहे हैं तो सरकार की निगरानी उस पर कठोर रहेगी, उसकी निगरानी, सरकार की निगरानी उन पर अच्छे से रहेगी, जो कि फिजिकल में नहीं हो पाता। आप गए, आपने पैसा निकाला, आपकी सैलरी आई, आपने पैसा निकाल दिया, फिर उसको आपने कहाँ यूज किया, कोई उसकी खास जानकारी नहीं, आपने उसको भ्रष्टाचार में किसी को रिश्वत देने के लिए यूज किया, या आपने सही काम में उसको यूज किया। बट अगर आप डिजिटली ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सरकार को पता रहता है कि आप कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप रेमिटेंस देखते होंगे कि जो हमारे गल्फ कंट्रीज में हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं और वहां से रेमिटेंस अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, या हम लोग भी अपने आपस में जो ट्रांजेक्शन करते हैं, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। उस ट्रांजेक्शन की कॉस्ट, उस पैसा भेजने की कॉस्ट ज्यादा है। पर अगर आप डिजिटली वो सब काम करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम है, यानी लेन देन की लागत कम है। दूसरा, जो इसका ट्रांजेक्शन है वो रियल टाइम में होंगे और लागत कम आएगी। तो ये इसके हमने देखे कि क्या फायदे हैं किसी डिजिटल करेंसी के। भारत में अगर डिजिटल रुपए की बात करूं तो डिजिटल रुपए के क्या फायदे हैं। और देखिए, एक तरीके से
एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे हम उसको समझते हैं ऐसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि अगर इसके कुछ मतलब अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान को हम देखते हैं कि अगर डिजिटल करेंसी आती है तो बैंक रन की समस्या बढ़ सकती है। बैंक रन क्या होता है? बैंक रन बेसिकली ये होता है कि मान लो कि कोई ए नाम का बैंक है, कोई ए नाम का बैंक है और ए नाम के बैंक में लोगों ने पैसा जमा किया है, और किसी वजह से इस तरीके की स्पेकुलेशंस, इस तरीके की आकांक्षा मार्केट में फैल जाए कि ये बैंक डूबने वाला है, ये बैंक करप्ट होने वाला है, तो फिर लोग क्या करते हैं, लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई हमारा भी पैसा ना डूब जाए, तो क्या करते हैं, हम पैसा निकाल लेते हैं पहले से। तो उस टाइम पे सभी लोग एक साथ अपना पैसा निकालने जाएंगे, और ये आप समझते हैं कि बैंक बैंक आपका जमा किया हुआ एक भी पैसा अपने पास नहीं रखता है, जरूरत के अलावा जो उसकी दैनिक जरूरतें हैं उनके अलावा वो एक पैसा नहीं रखता है। अगर वो आपसे जमा लेता है तो उसको वो लोन यानी ऋण के रूप में बाहर दे देता है, और यही उसका प्रॉफिट है। आपको 4% का इंटरेस्ट देगा, तो वहां से जो उस पर ब्याज की दर लगाएगा वो 7 to 8% लगाएगा, तो वो जो 4 to 3% है वही क्या है, उसका प्रॉफिट है, तो अपने पास नहीं रखता है। पर जब सब लोग आ गए इस स्पेकुलेशंस के होने के बाद कि बैंक करप्ट होने वाला है, डूबने वाला है, तो सब लोग पैसा निकालने आएंगे, तो बैंक के पास पैसा नहीं है, तो इस स्थिति को कहते हैं बैंक रन। अब ये इससे कैसे बढ़ जाएगा डिजिटल मुद्रा से? देखिए, जब आप फिजिकली पैसा निकालने जाते हैं, आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे देखा लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाई, आप भी क्या करते हैं कि ब्रांचेस जाते हैं, एटीएम जाते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। पर जब वो चीज रियल टाइम में हो रही है और डिजिटली हो रही है, देन आप एक क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा और आएगा। तो इससे क्या है कि सभी को वो एक्सेस होगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि वो समस्या और बढ़ जाएगी। तो डिजिटली मुद्रा के आने से बैंक रन की समस्या बढ़ सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई चीज डिजिटली है, कोई चीज ऑनलाइन है, तो ये समस्या तो रहती है कि साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की समस्या एक इसके साथ एक जोखिम है कि साइबर क्राइम हो सकता है। आप देखते हैं कि कभी आरबीआई का, सॉरी, एसबीआई का सुनने में मिलता है, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा का सुनने में मिलता है कि इतने 1000 करोड़ रुपया साफ हो गया, इतना वो हो गया, जबकि ये लोग अपने जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको काफी हायर बिटवॉल्स में उसको सिक्योर करके रखते हैं, बट फिर भी साइबर क्राइम तो साइबर क्राइम, तो ये एक समस्या हो सकती है। दूसरा, अगर आप डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहे हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि लोगों की जागरूकता कितनी, डिजिटली अवेयर कितने, डिजिटल लिटरेसी आपके देश में कितनी है। तो वो भी एक समस्या है कि लोग डिजिटली इतने लिटरेट नहीं है, तो अगर लिटरेट नहीं है तो फिर इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, इस मुद्रा का यूज कैसे करेंगे डिजिटली, तो वो एक समस्या है। दूसरा, हमारे देश में अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो डिजिटल अवसंरचना है उसकी कमी है, लाइक इंटरनेट नहीं है, प्रॉपर पॉइंट ऑफ सेल्स, इन सब चीजों की कमी है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके रोड़े आएगा, इसके सामने एक बाधा बन के आएगा, तो वो भी एक जोखिम है कि अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, देन फिर आप अगर डिजिटल करेंसी भी लेकर के आ रहे हैं तो लोग उसको यूज कैसे करेंगे, तो वो एक समस्या है। तो हमने देखा कि डिजिटल करेंसी के जोखिम क्या हैं, डिजिटल करेंसी के फायदे क्या हैं, और डिजिटल करेंसी क्या होती है। समझते हैं कि डिजिटल रुपया किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन से अलग है। देखो, पहली बात हमने समझी कि जो डिजिटल रुपया है उसको सरकार का समर्थन प्राप्त है, सरकार कुछ कानूनों में चेंजेस करेगी और उसके रिगार्डिंग कुछ कानूनों में ऐड करेगी, तो सरकार का समर्थन इस मुद्रा को प्राप्त रहेगा। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज्यादा डिप हो जाए तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी या जो भी उसके अपने पैरामीटर्स हैं उन पर काम करेगी, ठीक है। बट जो बिटकॉइंस है, जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइंस है, उसको किसी केंद्रीय सरकार का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। भारत की बात कर रहा हूं तो भारत में आरबीआई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो उससे क्या है कि अगर आपका उसमें लॉस होता है तो आप किसी के पास शिकायत लेकर के नहीं जा सकते हो कि मेरा इस करेंसी में लॉस हो गया है और मेरी क्षतिपूर्ति की जाए, तो वो नहीं है। पहला एक अंतर तो ये है इन दोनों में। दूसरा, हम देखते हैं कि जो हमारी बिटकॉइंस बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ऐसा सिस्टम है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब इस पे हम अलग से बात हो सकती है कि किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। तो अभी हम समझते हैं कि मान लो कि इस पूरे ग्रुप के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिटकॉइंस में, तो जितने इसमें लोग जुड़े होते हैं, जितने नोड हैं, उन सबको जानकारी होती है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, पर ये नहीं होता है कि कौन और किस किस के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये नहीं होता। तो डिसेंट्रलाइज होता है, इंफॉर्मेशन सभी के पास होती है।
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, डिजिटल रुपया डिसेंट्रलाइज नहीं है, इसकी सरकार को जानकारी रहेगी, यानी सरकार से रेगुलेट होगी, ये मुद्रा सरकार से रेगुलेट होगी। नेक्स्ट है कि जो आपका बिटकॉइंस होता है, बिटकॉइंस इनक्रिप्टेड मोड में काम करता है, यानी जो उसमें भाषा यूज होती है वो इनक्रिप्टेड होती है। इनक्रिप्टेड का मतलब जिसको थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता, इनक्रिप्टेड होती है, इनक्रिप्टेड मोड। आप व्हाट्सएप में भी देखते हो कि इंक्रिप्शन वगैरह उसमें लिखा होता है, तो वो इनक्रिप्टेड होती है, यानी उसको कोई पढ़ नहीं सकता। जब आपको पता ही नहीं किस किस के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप टेरर फंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि आप सोशल वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है, तो उससे क्या होता है, उससे इस तरीके की समस्या, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, टेरर फंडिंग, टैक्स चोरी, इस तरीके की समस्याएं बढ़ती हैं। पर जो आपका डिजिटल रुपया है वो इंक्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, उसको हम और आप नहीं पढ़ सकते, पर सरकार उस पर एक हद तक नजर रख सकती है, सरकार उसको एक हद तक जानकारी जुटा सकती है उससे, तो वो इंक्रिप्टेड मोड में नहीं है जितना कि क्रिप्टो करेंसी है। ये एक अंतर है। दोनों, अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों ही किस पे काम करेंगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगी। तो ये एक बेसिकली एक कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में। दूसरा हम देखते हैं कि डिजिटल रुपया और ई रूपी। ई रूपी कुछ दिन पहले से 6 महीने के आसपास, 6 महीने पहले सरकार ने ई रूपी करके लॉन्च किया था। ई रूपी और डिजिटल रुपए में क्या अंतर है? ई रूपी क्या है? ई रूपी एक वाउचर, वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम है। ई रूपी क्या है? पर्सन स्पेसिफिक, पर्पज स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक, यानी खास व्यक्ति के लिए और खास उद्देश्य के लिए आपको एक वाउचर, वाउचर दिया जाता है, और उससे आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। जैसे कि सरकार का मान लो कि आयुष्मान से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड है, और सरकार चाहती है कि आपको 5 लाख रुपए दिए जाएं। ठीक है, 5 लाख की लिमिट सरकार ने आपको दी है कि आप कितने तक का अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, मान लो कि आप कोई ट्रीटमेंट कराते हैं और आपका खर्च आता है 2 लाख रुपए, तो अब सरकार आपको सीधा कैश नहीं देगी, सरकार आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालेगी, ना डिजिटल फॉर्म में ना फिजिकल फॉर्म में। सरकार क्या करेगी कि सरकार आपको आपके मोबाइल पे एक, या तो अगर वो कीपैड है तो एक एसएमएस भेज देगी, अगर वो स्मार्टफोन है तो क्यूआर कोड भेज देगी। आप इस क्यूआर कोड को, यानी बाउचर मिल गया आपको, आप इस क्यूआर कोड को उसके रजिस्टर्ड जो उससे लिंक्ड हॉस्पिटल्स हैं, सरकार से संबंधित जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें लेके जा सकते हैं, और उनमें लेके जाएंगे और उनको ये क्यूआर कोड या एसएमएस आप उनको दिखाएंगे, और उससे वो जो उनका अपना डिटेक्ट करने का माध्यम वहां पर रहेगा, उससे वो डिटेक्ट हो जाएगा और पूरी आपकी जानकारी और पूरा आपका पेमेंट उस हॉस्पिटल को मिल जाएगा, और आप इतने रुपए का इलाज वहां पे करा सकेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पर्सन स्पेसिफिक है। आप इससे ये नहीं कर सकते कि आपको जो क्यूआर कोड आया है वो हेल्थ सेक्टर में आया है और आप उससे कहीं मनाली घूमने चले गए, वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आपको फिजिकली फॉर्म में पैसा दे दिया जाता या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा दे दिया जाता तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते थे, फिर वो पर्पज स्पेसिफिक नहीं रह जाता। जबकि डिजिटल क्या है, डिजिटली अलग है, डिजिटली अगर आपको पैसे दे दिए गए तो आप उनको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल अलग चीज है और ई रूपी अलग चीज है, ये आप बेसिकली इसमें एक अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ डिजिटल करेंसी प्रयोग हो सकती है, मतलब प्रयोग हुई है अभी तक, कहाँ कहाँ अभी तक हम लोग विश्व स्तर पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ डिजिटल करेंसी का यूज किया गया है। तो अभी तक पूरे विश्व में 9 देश हैं जो पहले ही डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुके हैं। जैसे बहामाज है, बहामाज ने जो अपनी करेंसी लॉन्च की है वो डिजिटल सेंट डॉलर के नाम से लॉन्च की है। नाइजीरिया है, ई नायरा उसने लॉन्च किया है। और 7 और देश हैं जो ईस्टर्न कैरेबियन कंट्री हैं, उनमें उन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। स्वीडन भी डिजिटल करेंसी को अभी एक्सपेरिमेंट के रूप में चला रहा है और उसका नाम है डिजिटल क्रोना। ये ऐसा हो सकता है कि प्री में स्पेशली पूछ लिया जाए कि ई नायरा जो कि एक डिजिटल मुद्रा है वो निम्नलिखित में से किस देश की है, तो यहाँ से ये पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के लिए। सेम चीन अपनी डिजिटल करेंसी को अभी एक तरीके से उसको परीक्षण कर रहा है, डिजिटल युआन के नाम से, रेनमिनबी में चेंज कर देगा वो। तो ये चल रहा है और कहा जा रहा है कि बीजिंग ओलंपिक में वो उसको शायद लॉन्च करेगा, तो देखते हैं क्या रहता है।
तो हमने समझा कि डिजिटल करेंसी क्या है, हमने देखा कि डिजिटल करेंसी के क्या फायदे हैं, किस तरीके के जोखिम है डिजिटल करेंसी से, डिजिटल करेंसी किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी से अलग है, और ये भी देखा कि ई रुपये और डिजिटल करेंसी में क्या बेसिक अंतर है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।